दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। हम आज दो चैप्टर पर आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी अगर कहा जाए आपके पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत और चैप्टर नंबर 10 को हम लास्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 9 का नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। देखिए अगर इस चीज पर हम चर्चा करें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अगर आपको यूपी टेट देना है, हालांकि देना तो है ये सबको पता है, चूंकि आपको भविष्य में आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। जब आप यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में विजिट करते हैं तो वहां पर आपको ईवीएस वाले पोर्शन में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ाई जाती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी रेखाएं आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो यह मानकर चलिएगा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके बन रहे हैं हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर यानी इस वीडियो का जो 10वां चैप्टर है पृथ्वी की गतियां, यानी जो हमारी पृथ्वी है जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, यह पृथ्वी तो गति कर रही है लेकिन हमें आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में, जैसे आपका हो गया घूर्णन गति हो गया, तमाम गतियां जो होती हैं किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है, सारी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 9 आपके बीच में जा रहा है और चैप्टर नंबर 9 और 10 को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि यह दोनों चैप्टर अगर देखे जाएं तो अपने आप में छोटे छोटे चैप्टर हैं। हमने सोचा कि हम काहे आपको ढेर सारा परेशान करें, एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में 2 लेक्चर को खत्म कर देते हैं, आपका समय भी बच जाएगा और हमारा भी समय बच जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है, जो भी आगे आप पीडीएफ को देखेंगे, ठीक है, आप देखते हुए आए हैं, अगर पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रथम सेमेस्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। आपको मामूली सा शुल्क पेमेंट करना है 150 रुपए का। आप जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या 150 में जो है सिर्फ इतिहास का मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 150 रुपए में आपके सारे सब्जेक्ट, चाहे आपके इतिहास हो, चाहे जो है हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे अगर हम बात करें एजुकेशन फर्स्ट सेकंड पेपर हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ठीक, और कंप्यूटर हो, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं या जितने भी आपके कोर्स बन रहे हैं सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ जो है 150 रुपए में मिलेगा। बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है। अगर आपको अच्छा खासा मार्क लाना है तो बिल्कुल आप हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त करें। देखिए हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने से एक फायदा आपका हो रहा है। ठीक है, एक फायदा क्या, फायदे तो बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन सबसे जो प्रचुर मात्रा में हो रहा है आपको एक लिखने का तजुर्बा पता चल रहा है, हम अपने परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, वही चीजें हम इसमें कवर करने का प्रयास किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहरहाल ये सारी चीजें हम कथा बहुत बार आपको बता चुके हैं और आपने देखा भी होगा। यहां देखिए लिखा गया है समस्या समाधान के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है नोट्स संबंधी या नोट्स प्राप्त करने के लिए तो आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 9452331053 पर आप बेधड़क आप अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 को कवर करने का प्रयास हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9 का नाम है, जो कि आप पहले से ही जान चुके हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये चैप्टर का नाम है। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले चीज आप देख पा रहे हैं अक्षांश हम किसे कहते हैं। यहाँ आपसे कहा जा रहा है किसी स्थान की भूमध्य रेखा में उत्तर व दक्षिणी की ओर से पृथ्वी के केंद्र पर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि किसी स्थान की, ठीक है, एक कोई स्थान है, स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर
पृथ्वी के केंद्र पर कोणात्मक दूरी जो होती है उसी स्थान को, ठीक है, जो कोणात्मक दूरी होती है उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे अक्षांश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आपके बीच में दी जा रही हैं, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहली रेखा आपके बीच में दी जा रही है, देखिए अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला आपके बीच में है विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त के 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं। और देखिए उत्तरी ध्रुव को हम 90 डिग्री उत्तर को कहते हैं। और देखिए दक्षिणी ध्रुव को हम जो है 90 डिग्री दक्षिण कहते हैं। और कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को, और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 अंश को कहते हैं। और नीचे उसके देखेंगे आपके बीच में दिया जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त को हम कहते हैं 66.5 अंश, दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। यहाँ एक चीज आपके बीच में दिया जा रहा है नोट्स संबंधी, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क करके, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर अभी सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स आप सभी के लिए तैयार की जा रही है, बिल्कुल आप नोट्स को परचेज करना चाहेंगे तो आपके लिए लिंक उपलब्ध रहेगी, आप सेकेंड सेमेस्टर की नोट्स को भी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आपके बीच में इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चूंकि अगर देखा जाए तो 1 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बीच में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इस वजह से आप इन चीज़ों को कतई मिस्टेक मत करिएगा, अच्छी तरह से तीर के माध्यम से आप दर्शा लीजिएगा जैसे यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है देशांतर, ठीक है। देशांतर क्या होता है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर किसे कहते हैं तो आप यही चीज़ें लिख दीजिएगा, यहाँ से लेकर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको सिर्फ इतना लिखने से नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं हम, एक सपोज दैट की बात करें, और ये दक्षिणी ध्रुव है, यही जो बीच की रेखा आपके बीच में जा रही है इसी को हम देशांतर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ आपके बीच में आ रहा है, अगला हम चर्चा करें जो है यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों को लेते हुए चल रहे हैं। देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है इसे मेरिडियनस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, किसे, देशांतर को, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है, लगभग सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से जितनी लंबी होती हैं और वृहत वृत्त यहाँ ग्रेट जो है सर्किल कहलाती है। कौन, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, लगभग सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से जितनी लंबी होती हैं इसे वृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम आपको बिल्कुल फैक्ट चीज़ें बता रहे हैं, कहीं से आपको बरगलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला आपके बीच में देखिए सबसे ऊपर हेडिंग आपके बीच में दी जा रही है देशांतर व समय। यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही हैं। इस पीडीएफ की ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है देशांतर व समय के अंतर्गत अगर हम कहें तो यहाँ कहा जा रहा है देशांतर व समय का संबंध आपस में प्रत्यक्ष है, ठीक है। यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी 366 डिग्री घूमती है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी 1 घंटे में 360/4 यानी आपसे कहा जाए तो यहाँ देख पा रहे हैं बराबर 150 अंश जो है घूमती रहती है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट
आपको लग रहा होगा कि गलत किया गया है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक मानक दूरी तय की गई है या एक मान लिया गया है। अगर यहाँ कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ तो 90 अंश आता है, लेकिन आपकी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है यहाँ बात किया जा रहा है, पृथ्वी 360 अंश घूमती है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी 1 घंटे में 360/4 यानी अगर कहा जाए तो 150 अंश घूमती है। ठीक है, यह फैक्ट बिल्कुल है, यहाँ कोई चीज़ गलत नहीं किया गया है। अब भाग करके आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये गलत आएगा, लेकिन हम आपसे बताएं तो यह चीज़ें हमने कई बुकों में मिलान किया, सेम चीज़ें यही दी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है अतः दो स्थान एक दूसरे से जो है समझने का प्रयास करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि अतः ठीक है, कहा जा रहा है, 1 मिनट हम आपसे बताते हैं। अतः दो स्थान एक दूसरे के 15 अंश पूर्व अथवा, ठीक है, यहाँ देखिए 15 अंश पूर्व अथवा पश्चिम में है, तो उनके जो है उनके समय में 1 घंटे का अंतर होता है। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री या कहा जाए 1 अंश बराबर 60 मिनट का अंतर है, वहाँ 60/15 बराबर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। यह चीज़ें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो जियोग्राफी होता है वह आपकी कैलकुलेट पर भी निर्भर करता है। इन चीज़ों को आपको रटने की जरूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है स्थानीय समय, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा जा रहा है जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है, जैसे कोई स्थान है और उसका जो देशांतर है वह सूर्य के ठीक नीचे है, तो वहां की घड़ियों में दोपहर के 12 बजा लिए जाते हैं। ठीक है, और कहा जा रहा, अब जबरदस्ती नहीं बजाया जाता, यहाँ ऐसे लिखा है, आपको लग रहा होगा कि नहीं जबरदस्ती, नो, ऐसी बात नहीं है। आगे कहा जा रहा है ऐसी दशा में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, अब यह चीजें इसमें आप क्या समझेंगे, समझने वाले कोई बात है नहीं, बस आपको रटना है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है कि स्थानीय समय, ठीक है, स्थानीय समय के अनुसार स्थान पर समय परिवर्तन होने पर अनेक प्रकार के संचार, परिवहन व सार्वजनिक क्रियाकलाप जो है को प्रभावित हो सकते हैं तथा व्यवस्थाएं भी ठप हो सकती हैं। ठीक है, यह आपका मानक समय कहलाता है, या अगर कहा जाए इसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे आपसे कहा जा रहा है इसी के अंतर्गत मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम के अंतर्गत 1984 ईस्वी में वॉशिंगटन डीसी में एक समस्या, ठीक है, एक समस्या के हल के लिए आयोजित गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त संसार के समय कटिबंधों या टाइम जोन्स में प्रभावित करने की योजना निर्मित की गई। इसके आधार पर समस्त विश्व में कुल 24 कटिबंधों में विभाजित किया गया। अनेक जो है कटिबंध 15 अंश या 70 अंश 3 मिनट जो है 30, यहाँ देखिए अगर कहा जाए ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं आपके बीच में, यहाँ 15 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, या जो है आपके बीच में 7 अंश दिया जा रहा है, इसे भी मिनट कहते जो है 30 अंश मिनट या देशांतर है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है ताकि दो निकटवर्ती कटिबंधों के समय में 1 या आधे घंटे का अंतर है। रूस की अधिकांश देशांतरी विस्तार होने के कारण देश में 11 समय कटिबंध व संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 समय कटिबंध बनाया गया है। ठीक है, अब ये समय कटिबंध क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। समय कटिबंध मीन्स होता है, हम आपसे बात करें आपके यहाँ कुछ बज रहा है और आप देशों में चले जाएंगे तो वहाँ के समय में थोड़ा सा अंतर जरूर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कहा जा रहा है भारतीय मानक समय, इसे हम कह सकते हैं ISI। ठीक है, चलिए यहाँ आपके बीच में दिया जा रहा है देश की जो है प्रकृत सीमाओं के भीतर जहाँ तक संभव हो सकता है जहाँ तक संभव हो समय की एक रूपता को बनाए रखने के लिए देश की केंद्रीय यामोत्र और स्थानीय समय की समस्त देश के लिए मानक यामोत्र एवं मानक समय मान लिया जाता है। ठीक है, यह आपका भारतीय समय या ISI मानक कहलाता है। चलिए यहाँ आपके बीच में आ रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं, बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें अब आपके बीच में आ रही हैं। ग्लोब पर 180 अंश देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। एक लाइन का उत्तर है 1 नंबर आपको यह दे के जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा।
ग्लोब पर कोई ग्लोब होता है, आपने ग्लोब को देखा होगा, ठीक है। हालांकि ग्लोब आपका थोड़ा बिल्कुल देख पा रहे हैं सेम इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ग्लोब आपने देखा होगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा के अंतर्गत अगर हम कहें तो ग्लोब पर 180 अंश देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है। यह आपके ग्लोब जब भी आप देखेंगे, हालांकि हमारे पास ऐसे तो आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्लोब तो दिखा नहीं सकते, अगर ऐसा समय आएगा तो बिल्कुल आपको ग्लोब से भी हम परिचित करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अब आपके बीच में आ रहा है कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला आपके बीच में दिया जा रहा है, कहा जा रहा है अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण ध्रुव में स्थित है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जो है जियोंड है। आपसे पूछा जा सकता है कि गणितीय दृष्टि से पृथ्वी क्या है, तो आप कहेंगे गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोंड है। आगे कहा जा रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह चीजें ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, बहुत पहले से आप परिचित हैं, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है मानक मध्याह्न रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से यह जो है रेखा गुजरती है 82.5 जो है अंश पूर्वी देशांतर को, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में है, देखिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं के समय। यहाँ आपसे कहा जा रहा है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 अंश होती है। यह चीजें ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारी होती है 179। और उसके नीचे आपके बीच में दिया जा रहा है कि जो है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी होती है 360, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल आप जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जो है पीडीएफ को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा हम और आपको इसके संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 23.5 अंश, ठीक है, आप ओरल समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 23 सही 1/2 अक्षांश को हम क्या, उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ पूछ लिया जाए 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक या वृत्त रेखा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक या वृत्त रेखा कहते हैं, ठीक है। हालांकि हमने विषुवत वृत्त क्या है, कर्क वृत्त क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम ऑलरेडी आपके बीच में कर चुके हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। चैप्टर नंबर 9 को तो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। चलिए इसी के क्रम में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। आगे आपसे कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 10 का नाम है, जो कि आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत अगर हम कहें तो आपसे कहा जा रहा है पृथ्वी स्थिर न होकर निरंतर गतिशील है। हालांकि आप देख पा रहे हैं जिस पृथ्वी पर आप निवास कर रहे हैं यह हमेशा चलायमान है, ठीक है, हमेशा अपने आप में यह गति करती रहती है, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित 2 गतियाँ होती हैं। पहली आपकी है घूर्णन या दैनिक गति, इसे हम कहते हैं। दूसरा आपका है परिक्रमण या वार्षिक गति, ठीक है। चलिए अब एक एक चीजों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। घूर्णन गति, परिभ्रमण, ठीक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी एक कल्पित धुरी एक्सिस पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में उत्तरी ध्रुव जो है परिप्रेक्ष्य की घड़ी की सुई के विपरीत जो है एंटी क्लॉकवाइज लट्टू की गति की भांति घूमती है। अब यही चीजें आपको टेक्निक दी जा रही हैं, कैसे घूमती है अच्छी तरह से समझने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपके बीच में कहा जा रहा है कि पृथ्वी इसी गति को घूर्णन गति अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। चलिए आगे आपके बीच में देखिए, यहाँ भी आपके बीच में नोट्स संबंधी बातें कही जा रही हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है घूर्णन गति के प्रभाव क्या हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर प्रत्येक भाग के क्रम में सूर्य के सम्मुख जो है रहा है, अतः सूर्य के सम्मुख वाले भाग को दिन और सूर्य के विपरीत वाले भाग को हमेशा
रात्रि होती है। पृथ्वी की भांति घूर्णन के परंतु पृथ्वी घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी का प्रत्येक भाग क्रम में सूर्य के सम्मुख रहता है। अतः सूर्य के सम्मुख भाग को यहाँ देखेंगे, आगे आपसे कहा जा रहा है जो है सूर्य के सम्मुख भाग में दिन और सूर्य के विपरीत वाले भाग में रात्रि होती है। हालांकि यही चीजें घुमा फिरा कर आपके बीच में डाली जा रही हैं। बहरहाल अगर नोट्स में है तो हम चर्चा जरूर करेंगे। और यहाँ देखिए आपके बीच में फाइनली कहा जा रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है प्रदीप्त वृत्त। यहाँ देखिए लोगो थोड़ा सा आ गया है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? आप कहेंगे कोई ग्लोब होता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उससे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा चैप्टर है, समझने का प्रयास करेंगे। हम एक वीडियो में 2 चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है परिक्रमण क्या है। इसमें अगर हम बात करें परिक्रमण के अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा का मार्ग निश्चित है। यह मार्ग पूर्ण वृत्त न होकर अंडाकार है जिनके केंद्र पर सूर्य स्थित है। गणितीय भाषा में इस परिक्रमण पक्ष को दीर्घवृत्त का आकार कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण या परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें इन सभी को तो यह कम से कम 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तृत नॉलेज देना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। हालांकि अगर आपने कैलेंडर को पढ़ा होगा तो इस चीज से पहले से वाकिफ हैं। चलिए आगे कहा जा रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। आगे कहा जा रहा है 21 मार्च को, ठीक है, यह चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आपके बीच में आ रही हैं, समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पूछा जा सकता है कि 21 मार्च को, या पूछा जा सकता है कि किस दिन जो है किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किसकी किरणें? सूर्य की किरणें, तो आप कहेंगे 21 मार्च को। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितना होता है? पृथ्वी के देखिए आपके बीच में आ रहा है कि पृथ्वी के अक्ष पर जो झुकाव होता है वह 23.5 अंश होता है। और यहाँ 21 जून को, ठीक है, देखिए 21 जून को आपके बीच में बताया जा रहा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, समझने का प्रयास करेंगे, मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को जिस पर घूमती है उसे अक्ष या धुरी कहते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि हम बात करें आपसे, इसमें पहला पॉइंट आपके बीच में दिया जा रहा है। देखिए पहला आपके बीच में दिया जा रहा है, यह भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। चलिए अभी तक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे। आपने देखा परिक्रमण गति किसे कहते हैं, हम थोड़ा सा परिभ्रमण क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए परिभ्रमण ओरल आप समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने स्थान पर चक्कर लगाने को उसकी दैनिक गति या परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, और एक चीज आता है प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है प्रकाश वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहते हैं। ये चीजें हमने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हैं। थोड़ा सा हम परिक्रमण, यहाँ जो आपके बीच में सबसे ऊपर दिया जा रहा है, परिक्रमण को हम एक लाइन में आपको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि परिक्रमण होता क्या है। हालांकि ये चीज़ें आपके बीच में लिखी गई हैं, ये भी आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है तो एक लाइन में आप समझेंगे। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में उसकी वार्षिक गति परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे, पृथ्वी के सूर्य का एक, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को उसकी वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। या क्या होता है परिक्रमण गति की परिभाषा हमने आपको दूसरे भी बता दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि वीडियो में दी गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।